इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और एक वो जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और कुछ ऐसे जो बहुत मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक इसी तरह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और कुछ मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बचपन में मुझे याद है, मुझे इसी तरह की कहानियां सबसे ज़्यादा पसंद आती थी, जिसमें कोई प्रॉब्लम होती थी और उसे कोई सॉल्व करता था। और इस तरह की स्टोरी मुझे क्यों अच्छी लगती थी, क्योंकि हमें बचपन से ही हमारे जो मम्मी पापा हैं उन्होंने हमें ऐसी बुक्स पढ़ने को दी थी जो बहुत आपको ना सोचने पे मजबूर कर दे। मतलब आप डीप थिंकिंग में जाओ, क्योंकि मम्मी पापा भी बहुत रिलीजियस थे। तो उनको ये था कि बच्चों को शुरू से ना उनके अंदर अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, उन्हें सही रास्ते पे चलना चाहिए। ये सब मेरे स्पेशली पापा की तो बहुत ही ज़्यादा ही डिज़ायर थी कि उनकी जो बेटियां हैं उन वो बिल्कुल सही रास्ते पे चलें, उन्हें सच पता हो, अच्छा काम करें। तो शुरू से उन्होंने हमें, जब मुझे याद है जब रीड करना शुरू किया था तो उन्होंने हमें इस तरह की बुक्स नहीं दी थी जैसे कॉमिक बुक्स होती है ना। मतलब मैं देखती थी हमारे आसपास के जितने भी बच्चे थे वो ज़्यादातर पढ़ते थे मोटू पतलू की कहानियाँ, चाचा चौधरी और आर्चीज़, अलग अलग तरह की पढ़ते थे। लेकिन हमें जो पापा ने दिया था और हमारी मम्मी जो बुक्स लेकर आती थी तो वो होती थी पंचतंत्र की कहानी, अकबर बीरबल की कहानियाँ, तेनालीरामन की कहानियाँ और नंदन बालहंस। तो ये बुक्स पढ़ कर के हम बड़े हुए हैं। मैं, मेरी बहनें, हम सब लोग इस तरह की बुक्स पढ़ते थे। तो एज अ चाइल्ड स्पेशली मैं जब ये वाली स्टोरीज पढ़ती थी जहाँ पे जो बीरबल था वो अ, अकबर की कोई कोर्ट में कोई प्रॉब्लम आती थी, और ठीक वैसे ही जैसे तेनालीरामन था वो भी राजा के बहुत क्या कहते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही शार्प जो थे वो, क्या बोले जाएंगे कि एडवाइजर थे, कुछ भी हो जाता था। तो इतने डिफिकल्ट केसेस कोर्ट में आते थे कि राजा परेशान हो जाते थे ये सोच करके कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। तो जब कोर्ट में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती थी और उस सिचुएशन में जिस तरह से बीरबल अकबर को और तेनालीरामन राजा कृष्ण देवारिया को जिस तरह से वो सोल्यूशन देते थे और वो इतने कॉम्प्लिकेट केस को इतने अच्छी तरह से सॉल्व कर देते थे, तो वो पढ़कर मुझे इतना अच्छा लगता था। मतलब एकदम से एज अ चाइल्ड ना मेरे लिए वो एकदम से वाओ फैक्टर होता था कि वाओ, मतलब कैसे सॉल्व कर दिया, कितना किस तरह से इन्होंने दिमाग लगाया और इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था, कितने अच्छे से और बड़े लॉजिक वे में इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो वो देख करके, वो पढ़ करके बहुत ही मुझे अच्छा लगता था। तो आज की जो मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस स्टडी आपको बताऊंगी, वो जो स्टोरी सुनाऊंगी, वो जब मैं सोच रही थी उस स्टोरी के बारे में तो मुझे यही जो है तेनालीरामन की, मुझे ये स्टोरी याद आ गई। एक छोटी सी स्टोरी है, उससे काफी कुछ कनेक्टेड है आज का ये एपिसोड। तो राजा कृष्ण देवारिया के कोर्ट में एक केस आया जिसमें दो मदर थी और जो दिखने में बिल्कुल सेम लगती थी, एकदम सेम, सेम टू सेम। मतलब वो जो दोनों लेडीज थी, उनका लुक, उनके कपड़े, हर तरह से वो बिल्कुल सिमिलर दिख रही थी, कहीं से कोई डिफरेंस नहीं। जैसे वो हमने पुरानी मूवीज देखी है ना, सीता गीता, राम और श्याम, बिल्कुल एक जैसे। और उनके साथ था एक बच्चा, और दोनों ही झगड़ रही थी, दोनों ही कह रही थी ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। अब राजा बहुत कंफ्यूज देख करके, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं, कोई नहीं पहचान पाए। राजा ने सबको कहा कि पता करो कि कौन है इसका, कौन इसकी रियल मदर है। दोनों ही लड़ रही कि नहीं मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। जब इस गुत्थी को कोई नहीं सुलझा पाया, तब राजा ने तेनालीरामन की तरफ देखा। तो तेनालीरामन उठे, उन्होंने राजा के कान में कुछ मुस्कुराते हुए कहा। राजा भी मुस्कुराने लगे। तेनालीरामन वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गए और राजा ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए एकदम एग्रेसिव होकर गुस्से में कहा कि सिपाही, इधर आओ, एक बड़ी सी तलवार लेकर आओ और इस लड़के को दो हिस्से में काट दो। आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो, काम खत्म। जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला, उनमें से एक जो माँ थी वो चीख करके, मतलब उसकी हालत खराब हो गई, वो एकदम जोर जोर से रोने लगी। और ऐसा लगा कि जैसा वो
अनकॉन्शियस ही हो जाएगी, बेहोश हो जाएगी। और उसने रोते रोते बोला कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं ही थी जो झूठ बोल रही थी, ये इसका बेटा है, इसको दे दो, इसको दे दो, लेकिन इसे काटो मत, इसको दे दो, ये मेरा बेटा नहीं है, मैं ही झूठ बोल रही थी। जैसे ही राजा ने ये चीज सुनी, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ये बेटा इसको दे दिया जाए। राजा ने कहा कि एक माँ ही ऐसी होती है, अगर वो सच में माँ है, मतलब जन्म देने से कोई माता या पिता नहीं हो सकता, जो बच्चे की जिम्मेदारियां उठाता है, जो बच्चे के लिए अच्छा सोचता है, जिसके लिए बच्चा सिर्फ एक खिलौना नहीं है, बल्कि बच्चे को वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और इसको अच्छी तरह से वो इसको निभाते हैं, जिसको बच्चे के सुख और दुख से फर्क पड़ता है, वही असल में उसकी माँ है, असल में उसका पिता है। राजा ने कहा कि एक माँ ही है जो इस चीज की परवाह नहीं करेगी कि मैं हार रही हूँ या जीत रही हूँ। उसकी सबसे बड़ा उसका एक कंसर्न एक ही है कि मेरा बच्चा जहां भी रहे, वो स्वस्थ रहे, वो सक्सेसफुल हो, वो अपनी लाइफ में अच्छा करे, भले वो मेरे पास ना रहे, कहीं भी रहे, लेकिन उसकी लाइफ कंफर्टेबल होनी चाहिए, वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। अपने बच्चे को ऐसी माँ कभी भी दर्द में नहीं देख सकती। आज की पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो केस स्टडी है, वो काफी कुछ इस स्टोरी से कनेक्टेड है कि आखिर क्यों एक सोल एक ऐसे घर में जन्म लेती है जहां पर उसके एनिमीज हैं, उसके दुश्मन हैं। ऐसे घर में जन्म लेना, स्पेशली जहां पर मदर और फादर दोनों कंप्लीटली एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मदर जो एंजल्स को फॉलो करती है, और फादर जो डेविल्स को फॉलो करते हैं। ऐसे घर में जन्म लेना, और उसके बाद वो दो लोग ही उस बच्चे के लिए क्लेम करते हैं कि हम इसके एक्चुअल में पेरेंट हैं, हम इसके बारे में अच्छा सोचते हैं। ये मदर भी कह रही है और ये फादर भी कह रहे हैं। लेकिन ये इतना कंफ्यूजिंग है, थर्ड पर्सन जो देख रहा है, जो ना ठीक तरह से इस माँ को जानता है, ना ठीक तरह से इस फादर को जानता है, उनके लिए इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि भाई एग्जैक्टली exactly कौन सही है और कौन गलत है। इस एपिसोड को आप पूरा कंप्लीट देखना। हम इस पूरे एपिसोड को 3 पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट इज बैकग्राउंड, कि किस रीज़न की वजह से जो मेरी क्लाइंट थी उन्होंने ये सेशन लिया था। सेकंड पार्ट इज स्टोरी, कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उस कहानी में। और थर्ड इज लाइफ लेसन, कि इस पूरी स्टोरी से हम क्या लाइफ लेसन लर्न करते हैं। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर श्रुति उपाध्याय है, और मैं लोगों को हेल्प करती हूँ उस पेन से रिकवर होने के लिए जो उनकी लाइफ में एक टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप की वजह से आया है। उनके साथ जो भी पूरी जिंदगी भर जो बैक स्टैबिंग हुई है, जो भी टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप की वजह से जो उनको इतने इतने सारे इमोशनल वुंड्स हुए हैं, और उसका जो पेन है वो इतना अनबियरेबल होता है, जो वो कई कई सालों से अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। मैं उस पेन को अपनी कोचिंग प्रोग्राम सोल सर्जरी सिस्टम की हेल्प से उसको रिलीज करने में हेल्प करती हूँ, ताकि वो उनके पास जो भी उनकी बची हुई लाइफ है उसको वो एटलीस्ट पीस के साथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के साथ और हैप्पीनेस के साथ जी सके। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और इस चैनल को, इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप की वजह से अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये केस स्टडी। मेरी जो ये क्लाइंट थी, इनको ऐसा लगता था कि जो इनका बेटा है वो हमेशा इनके अगेंस्ट जाता है, हमेशा कुछ भी करता है, कुछ भी ऐसा करता है कि आ, वो परेशान होती रहती हैं अपने बेटे की वजह से। तो उनको ये लगता था कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि मैंने इसके साथ पिछले जन्म में कुछ बुरा करा हो, जिसकी वजह से ये मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है। तो जब इन्होंने कहा
तो मैंने कहा ठीक है, हम देखेंगे इसका कि क्या कार्मिक लेसन है। तो जब रिग्रेशन स्टार्ट हुआ, जो फर्स्ट सीन उनके सामने आया उसमें उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत ही हैवी रेड कलर की सिल्क की साड़ी पहनी हुई है, जिसपे गोल्डन वर्क हो रहा है। बहुत ही हैवी साड़ी थी, मतलब बहुत ही रॉयल साड़ी जो बोलते हैं ना, बहुत ही एक्सपेंसिव। और उन्होंने पूरा घूंघट ले रखा था। घूंघट भी ऐसा नहीं था कि यहाँ तक हो, मतलब पूरा लंबा वाला जो घूंघट होता है ना, पूरा नीचे तक आता है पूरा, इतना लंबा घूंघट ले रखा था। और उन्होंने अपना हाथ ऐसे किया तो उनका हाथ एक लड़के ने पकड़ा और उनको ऐसे ऊपर चढ़ाया। तो जब उन्होंने देखा कि वो, मैंने कहा किस पर आप चढ़ रहे हो, तब उन्होंने बताया कि वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल, एक जो कहते हैं ना बड़ा, बहुत खूबसूरत सा वो चैरियट था, बहुत सुंदर रथ था वो। उस रथ पर जब उन्होंने देखा, कि मैंने कहा किसने आपका हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाया है, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबा एक लड़का, बहुत टॉल, तब उन्होंने देखा, एक उन्होंने सामने इमेज देखी कि एक रॉयल ड्रेस में एक बहुत ही लंबा लड़का था, अराउंड 6 फीट का। और पूरी उसने रॉयल ड्रेस पहन रखी है, और उसकी जो पगड़ी थी वो ऐसे टिल्टेड थी, मतलब। तो उन्होंने कहा कि वो जो लुक देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मराठा जो होते हैं ना, पेशवा, तो वो पेशवा, मराठा पेशवा वाला लुक था। बड़ी बड़ी काली काली मूछें थी, और एकदम सीरियस चेहरा था उसका। तो लड़का दिखने में ऐसा होगा कुछ 26-28 साल का, और इसकी भी एज ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो कहाँ जा रहे हो आप, रथ से कहाँ जा रहे हो? तो जब रथ आगे पहुंचा, नेक्स्ट सीन में हम जब गए, तो उन्होंने देखा कि रथ से दोनों उतर करके एक बहुत ब्यूटीफुल पैलेस है। तो पूरा रेड कारपेट ऐसे है, तो उसमें ये आगे आगे जा रहा है और ये पीछे पीछे जा रही है। वो लड़का आगे आगे जा रहा था, ये लड़की पीछे पीछे जा रही थी। तो मैंने कहा आप ये कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा ये हम महल में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारी शादी हुई है, ये मेरे हस्बैंड है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा हस्बैंड है तो साथ में क्यों नहीं चल रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये यहाँ पर इस तरह की रिवाज नहीं है यहाँ पे। जो हस्बैंड है उनके साथ बहुत डिस्टेंस रहती है, और पब्लिकली हस्बैंड के साथ बात नहीं कर सकते हैं। और एक डिस्टेंस मेंटेन रहती है, जिसमें एक सीरियस रिलेशनशिप ही रहती है। तो मैंने कहा ये आपकी भी शादी हुई है क्या? कि तो उसने बोला कि हाँ, समझ नहीं आ रहा शादी हुई है कि क्या हुई है, पर ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं अभी पहली बार इनके साथ जा रही हूँ। तो मैंने कहा थोड़ा बैक में जाइए और देखिए कि शादी का सीन देखिए, कब आपकी शादी हुई है। तो जैसे ही शादी का सीन हुआ, तो वो एकदम डिफरेंट सीन आ गया शादी का। तो उसमें उन्होंने देखा कि वो सिर्फ उस शादी के सीन में एक 4-5 साल की एक लड़की है, और वो एकदम शैतानी कर रही है, हंस रही है, और उसकी वो पूरी वेडिंग ड्रेस में है। और उसकी जो शादी हो रही है, वो एक 14 साल के लड़के के साथ हो रही है। और ये वही लड़का है, वो बिल्कुल शांत, वैसे ही दुबला पतला छोटा लड़का, 14 साल का, एकदम शांत दुबला पतला बैठा हुआ है। यहाँ उसने अपने पेरेंट्स देखे, जिन्होंने वो महाराष्ट्रियन नथ होती है वो पहन रखी थी। तो ये तो कंफर्म हो गया था कि ये महाराष्ट्रियन है, और रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र की। और वो जो कैप है वो बिल्कुल पेशवा जो थी, पेशवा जो होते थे उनकी वैसा था। वहां पता चलता है कि इनका जो है बाल विवाह हुआ था। पुराने जमाने में शादी बचपन में कर दी जाती थी, लेकिन ससुराल भेजते थे जब वो बड़े हो जाते थे। और अब उसका वो गौना हुआ था, उसे गौना कहते हैं, कि जब बड़े होने पर लड़की को भेजते हैं ससुराल। तो वहां पे उसने कुछ सीन देखे, कि वो बैठी हुई है, चारों तरफ इतने सारे नौकर हैं, नौकरानियां हैं जो उसकी सेवा कर रहे हैं। उसके बाद थोड़े टाइम बाद उसको कुछ घबराहट सी शुरू होने लगी, कि मुझे ना अनईजीनेस हो रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि पता नहीं मैम, अजीब सा फील हो रहा है। मैंने कहा आगे बढ़ो, क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि महल में बहुत सारे लोग घुस आए हैं, जिनके हाथ में बहुत सारे डंडे हैं, और तलवार है, चाकू है। और इतनी भीड़ अंदर घुस आई है उस महल के अंदर, कि अचानक से घुस कर आए हैं। किसी को कुछ सोचने का, कुछ समझने का मौका नहीं मिला, और जो उनके सामने आ रहे हैं उसे काट रहे हैं, मार रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं, जान से मार रहे हैं। बोले लाशों पे लाशें बिछती चली जा रही हैं, और वो अंदर घुसे चले आ रहे हैं महल के अंदर। उसके बाद अंदर आते 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 वो मेन, जहां उस एरिया में पहुंचते हैं जहां पर ये दोनों भी खड़े हुए थे,
और उन्होंने वहां पहुंच करके इन दोनों को भी डंडों से, तलवार से, इतनी बुरी तरह से इनको मार के, उसके ब्लड निकल रहा है। मतलब उन्होंने उस महल में उस वक्त, यही दोनों थे रॉयल फैमिली के, इनके जितने भी नौकर चाकर थे ये दोनों थे, किसी को नहीं छोड़ा और सभी लोगों को जान से मार दिया। एकदम से इतना ट्रेजेडी वाला सीन आ जाएगा ये मैंने भी सोचा नहीं था। मतलब सब कुछ बड़ा हैप्पी हैप्पी चल रहा था कि भाई शादी हुई है, शादी के सीन में इतनी हंस रही है और खुश हो रही है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, एकदम से इतनी बड़ी ट्रेजेडी। तब मैंने उनको पूछा कि कौन थे ये लोग, क्या हुआ था, पीछे जाओ और देखो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी, किस वजह से इतने लोग, ये कौन थे, क्यों मारा, क्या हुआ। तब उन्होंने देखा कि कोर्ट में ये लड़का खड़ा हुआ था और कुछ टैक्स को लेकर के कुछ बात हो रही थी, कुछ टैक्स को लेकर के उसने डिसीजन दिया था। और उस डिसीजन के बाद जो उसने डिसीजन दिया, वटेवर जो भी उसका डिसीजन था कि ऐसा होना चाहिए, उससे उसकी फैमिली के कुछ लोग खुश नहीं थे। उसकी जो फैमिली थी, उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स थे, वो उस चीज़ से खुश नहीं थे। तो उन्होंने क्या करा, एक उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो क्यों कोर्ट को संभाल रहा है। उसके जो फैमिली मेंबर्स थे, उसके जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स थे, उनको सबसे बड़ी फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी, ये क्यों कोर्ट में इस मेन पोस्ट पर है। तो जब उन्होंने देखा, वो उसको ऑलरेडी हटाना चाहते थे वहां से। तो उन्होंने देखा कि जो उसने डिसीजन दिया है उससे एक पर्टिकुलर ग्रुप खुश नहीं था उस टैक्स की डिसीजन को लेकर के। तो उन्होंने देखा कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस बहाने हम लोगों को भड़का सकते हैं, इसके अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं और उसके बाद इसको हम रास्ते से हटा सकते हैं ताकि जो सिंहासन है ये हमें मिल जाए। और इस तरह से जो उसके एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स थे, जो उसके एक्चुअल में एनिमीज थे, दुश्मन थे, क्योंकि पावर होती है, पोजीशन होती है ना, पूरा उस टाइम में तो बहुत होता था ये सारी चीजें। तो उन सभी लोगों ने एक पूरी तरह से एक वो एक प्लॉट करा, एक पूरा एक प्लान बनाया, उस प्लान के अकॉर्डिंग लोगों को भड़काया, उधर महल में भेजा और ये कहा कि भाई इसकी पूरी फैमिली को खत्म ही कर दो। तो इस तरह से वो उन लोगों को भड़काकर, उस ग्रुप के लोगों को जिनमें बहुत सारे डाकू भी थे, उन सब लोगों को भेजा गया। भीड़ की भीड़ अंदर आई और इस तरह से उस लड़के को भी मार दिया गया और इस लड़की को भी, उसकी वाइफ को भी मार दिया। तो ये जो लेडी थी उसने रिकॉग्नाइज किया कि वो जो लड़का था वो इस जन्म में उसका बेटा है, और ये जो थी, ये खुद, और ये वही मदर थी जो उसकी वाइफ थी। तो जब वो शरीर छोड़ के जा रही थी ऊपर, तो उसको इस चीज का बहुत गुस्सा भी था, एंगर भी था उसको, और उसके अंदर एक ये चीज थी कि मैं इसको बचा नहीं पाई, और गुस्सा भी था कि मुझे मेरी जिंदगी जीनी थी, मुझे इतना जल्दी मरना नहीं था, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम थी। मतलब ज्यादा नहीं होगी, मतलब मैंने कहा ना कि एज गैप तो दोनों में बहुत ज्यादा था। तो उतनी नहीं थी, शायद 16 17 18 साल कुछ ऐसी उसकी एज होगी। तो उसको ये था कि मैंने तो दुनिया देखी ही नहीं, मैंने तो मैरिड लाइफ देखी ही नहीं, मैंने तो उसको, मुझे तो लाइफ को एंजॉय करना था। और इस तरह से मुझे इतनी बड़ी ट्रेजिडी, एक ट्रैजिक डेथ थी ये, उसको छोड़ करके मुझे ऊपर जाना पड़ रहा है। सेकंड, उसको गुस्सा इस बात का भी था कि इसने क्यों ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि ये ऐसा भी हो सकता है, इसके खुद के फैमिली मेंबर्स ऐसे कर सकते हैं। उसको इस चीज़ का भी बहुत गुस्सा था। और एक उसको गिल्ट ये भी था कि मैं इसको बचा नहीं पाई, कि अगर मैं थोड़ी विजिलेंट होती, अगर मैं भी थोड़ा ध्यान देती, तो शायद मैं इसको बचा पाती। उस वक्त उनके मन में जो भी एंगर था, जो जो भी सिचुएशन थी, उस एंगर को रिलीज करा, गिल्ट को रिलीज किया, ताकि वो थोड़ी पीसफुल हो सके। और इस सेशन के बाद सबसे पहली चीज जो उनके मन से ये, जो एक हमेशा वो उनको एक गिल्ट फील होता था ना कि मैंने जरूर पिछले जन्म में इसके साथ कुछ बुरा किया होगा, तभी ये ऐसे मुझे परेशान करता है। तो
ये रीजन तो बिल्कुल भी नहीं था, उसने पिछले जन्म में ऐसा कुछ भी नहीं करा था। तब उन्होंने ये चीज़ बताई कि उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग है, और वो मैरिज के बाद कुछ साल अपने इन लॉज के साथ रही थी, और उनका जो पूरा प्रेगनेंसी टाइम पीरियड था, और उस वक्त प्लस बच्चे की बर्थ के बाद भी, तो इनके इन लॉज और उनके हस्बैंड, ये तीनों लोग मिलकर के बहुत ज़्यादा मेंटल और इमोशनल टॉर्चर उनके ऊपर करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत रोती थी उस टाइम में। अपनी प्रेगनेंसी में आए हर 2-3 महीने बाद वो झगड़े की साइकिल रिपीट होती थी। फिर उसके बाद वो उस पूरे झगड़े का ब्लेम सारा उनके ऊपर ही डाल देते थे। और वो जब बच्चा मतलब बड़ा हो रहा था, जब उसके इनिशियल ईयर्स थे, उसमें भी वो जो बच्चा था उसने बहुत लड़ाई झगड़े देखे, बहुत ज्यादा। तो जब ये सारी चीज उन्होंने मुझे बताई, तब मैंने उनको ये चीज समझाई कि क्योंकि बच्चे की मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर, कहते हैं ना, गर्भ संस्कार कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। गर्भ में बच्चे को अगर हैप्पी एटमॉस्फेयर, मतलब अगर माँ बहुत खुश है, तो उसकी खुशी का जो इफेक्ट होता है बच्चे की मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। तो एक तो प्रेगनेंसी में बच्चे ने इतना ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा देखा, है ना। फिर उसके बाद वो जब बड़ा हो रहा था, उस टाइम में उसने फिर से इतना इमोशनल ट्रॉमा देखा। तो ये एक रीजन है कि वो, इसका इफेक्ट उसके मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर पड़ा है। तो वो जिस चीज को ये सोचती हैं कि भाई ये मुझे तंग कर रहा है, वो तंग नहीं कर रहा है, बल्कि अब वो उसका नेचर हो गया है कि वो खुद इरिटेटेड रहता है, वो खुद एजिटेटेड होता है। ऐसे बच्चे कई बार बहुत बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव भी होते हैं। तब मैंने उन्हें कहा कि आप इसके साथ थोड़ा पेशेंस के साथ आप अ, काम करें, थोड़ा पेशेंस के साथ आप रहे, और देखें अब आपको आगे नेक्स्ट क्या करना है। क्योंकि जहाँ, जिस फैमिली में इतना ज़्यादा इमोशनल और मेंटल अब्यूज़ होता है डे वन से, वहाँ पर अगर आप रहते हैं तो धीरे धीरे सिर्फ उस वुमेन की नहीं, बल्कि बच्चों की भी जो मेंटल इमोशनल हेल्थ है बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती है। सेकंड थिंग, उन्होंने अपने सेशन में ये भी रियलाइज किया कि वो जो फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली थी, जिन्होंने उसके अगेंस्ट ये पूरा क्या बोला जाए, ये सब कुछ प्लॉट करा था, ये मर्डर जो मैं बोलूँगी एक तरह से, जो उन्होंने पूरा सोच समझ के करवाया था, वो फैमिली मेंबर्स में से कुछ फैमिली मेंबर्स इसी जन्म में उनके आए हुए थे। यानी कि जो उनके इन लॉज हैं और जो उनके हस्बैंड हैं, वो भी उन उन फैमिली मेंबर्स में से एक थे जो इस जन्म में आए हुए हैं। तो हम इस लाइफ लेसन को डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये लोग ऐसे होते क्यों हैं, सोल का लाइफ लेसन क्या है। पहले भी वही सेम टॉक्सिक फैमिली, अभी भी सेम वही टॉक्सिक फैमिली, और कब तक ये चलता रहेगा, कहाँ एंड है इस चीज का। इस चीज का कहाँ एंड है, पहला जन्म लिया वहां पे भी टॉक्सिक फैमिली, वहां पे भी जिंदगी खराब, खत्म, खत्म हो गई, है ना। अभी भी वही टॉक्सिक फैमिली, अभी भी वही सब कुछ स्ट्रगल चल रहा है। और क्या ये अगले जन्म में भी जाएगा, कितने जन्म में तक ये चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और कब तक चलता है। तो इस लाइफ लेसन को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। बचपन से मैंने जितनी भी स्पिरिचुअलिटी स्टडी करी है, तो हमेशा मैंने एक ही चीज़ सुनी है कि हम सभी उसी भगवान के अंश हैं, उसी भगवान के बच्चे हैं, जो इस दुनिया में आए हैं कुछ सीखने के लिए। तो मैं, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता था कि अगर हम सभी उसी भगवान के अंश हैं, उसी भगवान के बच्चे हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो भगवान के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं, अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हैं, और वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो भगवान के अगेंस्ट चल रहे हैं, मतलब पूजा करते हैं भगवान की, है ना, लेकिन चलते बिल्कुल अगेंस्ट है, भगवान की टीचिंग से एकदम अगेंस्ट चलते हैं। तो ऐसा क्यों है। तो अगर हम इस चीज को समझे, तो स्पेशली जो अर्थ है ना, तो इसे हम कर्म भूमि कहते हैं। कर्म एनर्जी होती है, और एनर्जी जब भी फ्लो होती है तो उसके लिए दो पोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
जब तक पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगी तब तक एनर्जी फ्लो नहीं होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अगर हम उस शक्ति को देखें, वो जो स्पिरिचुअल पावर है, वो उसके क्या बोले जाएंगे, दो पोल्स है, एक वाइट, वाइट लाइट, और एक डार्क। वाइट लाइट जो है वो वाला पार्ट है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो कुछ कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं। और जो डार्क है, डार्क वो वाला पार्ट है जो डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो दो तरह की सोल्स नीचे आती हैं इस गेम को खेलने के लिए। दिस गेम इज लाइफ। अर्थ पर दो तरह की सोल आ रही हैं, एक वो जो लाइट से निकल के आ रही हैं, और एक वो जो डार्क से निकल कर आ रही है। जो सोल उस सुप्रीम पावर के लाइट पार्ट से आई हैं, उनका जो सोल स्ट्रक्चर है वो एंटायरली डिफरेंट होता है इन सोल के कंपैरिजन में जो डार्क से आई हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, उसका केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, H2O। ऑक्सीजन, उसका केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, O2। लेकिन दोनों ही आए कहाँ से हैं, नेचर से आए हैं, सोर्स दोनों का सेम है, नेचर है, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक इसी तरह से जो सोल लाइट से आई हैं उनका नेचर बहुत अलग होता है, उनकी इमोशनल नीड बहुत डिफरेंट होती है। और जो लोग डार्क से आए हैं उनका नेचर, उनकी इमोशनल नीड इंटायरली डिफरेंट होती है। अगर हम इनकी बात करें जो लाइट से आए हैं, इनकी अगर हम इमोशनल नीड को देखें तो इनकी जो इमोशनल नीड है वो होती है लव, काइंडनेस, केयर, कंपैशन। वहीं जो लोग डार्क से होते हैं उनकी जो इमोशनल नीड होती है वो होती है हेट्रेड, जेलसी, इनसिक्योरिटीज, कंट्रोल। ये लोग जो डार्क के लोग होते हैं ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डीप इनसिक्योरिटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा डीप इनसिक्योरिटीज़। ऊपर से दिखने में बड़े कॉन्फिडेंट लगते हैं लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा डीप इनसिक्योरिटीज़ होती हैं इनके अंदर। अपनी उस डीप इनसिक्योरिटी को पूरा करने के लिए उनको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उनको बहुत ज़्यादा लव, काइंडनेस, केयर, कंपैशन ये प्रोवाइड कर सके। इसलिए डार्क के लोग हमेशा लाइट के लोगों को सर्च करते रहते हैं, क्योंकि लाइट के लोग उनकी इस नीड को पूरा करते हैं। वहीं जो लाइट के लोग होते हैं उनके अंदर एक डीप लॉन्गिंग होती है लव की। बहुत ज़्यादा डीप लॉन्गिंग होती है लव की। तो जो डार्क के लोग होते हैं ये इनिशियली इस तरह से दिखाते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, वो दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार दे सकते हैं, काइंडनेस दे सकते हैं। तो वो अपना एक झूठा रूप बना लेते हैं। अगर आपने हमारे पुराने शास्त्रों में अगर आपने देखा हो, जो हमारे स्क्रिप्चर्स थे, तो आपने देखा होगा कि जो रावण था कैसे उसने अपना एक रूप बना लिया था जिसमें वो एकदम साधु बन गया था और सीता जी के पास गया था भिक्षा मांगने के लिए। इतनी बड़ी देवी वो भी कंफ्यूज हो गई, और जो लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी कि इससे आगे मत जाना, वो उससे आगे निकल गई। ठीक है, सुपर्णखा जो एक्चुअल में इतनी बड़ी राक्षस नहीं थी लेकिन उसने कितना सुंदर रूप ले लिया था, और बाद में वो अपने असली रूप में आई थी। पूतना राक्षसनी कृष्ण के समय में इतनी इतनी ज्यादा वो मतलब खतरनाक दिखती थी, लेकिन कैसे उसने वो रूप बना लिया था और किस तरह से भगवान ने उसे मारा तब वो अपने असली रूप में आई थी। तो हमेशा जो डार्क के लोग होते हैं उनको लाइट वाले लोगों की जरूरत होती है, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए वो थोड़े टाइम के लिए एकदम कॉपी कर लेते हैं, अपने आप को ठीक वैसा दिखाते हैं कि जैसे वो भी लाइट के ही हैं, लेकिन वो लाइट के होते नहीं है, वो डार्क के होते हैं। बहुत वक्त लगता है ये समझने में कि ये लोग तो डार्क से बिलोंग करते हैं। तो हमारे शास्त्र के हिसाब से टाइम को चार युगों में डिवाइड करा है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो अगर हम सतयुग को देखें तो सतयुग में लाइट बहुत ज्यादा है। मतलब सतयुग जो है ये एक वो टाइम पीरियड है जिसको हम कहते हैं द एज ऑफ ट्रुथ एंड प्योरिटी। तो यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा है। लाइट की लाइट की वो सोल जो लाइट से बिलोंग करती हैं
उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर हम इस युग को देखेंगे, लाइट बहुत ज्यादा होती है, डार्क बहुत कम होता है। लेकिन अगेन एनर्जी बैलेंस करने के लिए जैसे जैसे युग आगे चलता है, त्रेता युग आता है, वहां पे डार्क आगे बढ़ना शुरू करता है, लाइट कम होने लग जाती है। नेक्स्ट जो हमारा द्वापर युग आता है, द एज ऑफ डुअलिटी एंड फर्दर डिक्लाइन, और डार्क आगे बढ़ता जा रहा है, लाइट कम होती जा रही है। और जो लास्ट में कलयुग आता है, द एज ऑफ डार्कनेस एंड मॉरल डिके, यहाँ तो डार्क बिल्कुल जैसे सतयुग का था उसका जस्ट अपोजिट है, डार्क की एनर्जी बहुत ज्यादा है, लाइट की कम हो रही है। और फिर एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जब दोबारा सतयुग आएगा, तब अगेन फिर क्या होगा, स्पिरिचुअल लोगों की पावर बढ़ेगी, और सतयुग में वो चेंज आएगा, वो टाइम पीरियड आएगा जहाँ फिर से लाइट ज्यादा होगी और डार्क कम होगा। तो यही गेम है, तो ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, चलता रहता है। एज अ सोल आपको बहुत सारे लेसन सीखने होते हैं, जिनमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, और वो है ये समझना कि भैया सब एक जैसे नहीं होते, हर कोई आपके जैसा नहीं है। और ये लेसन किसका है? उन उन सोल्स का है जो लाइट से बिलोंग करती हैं, जो लाइट से आई हैं। तो जो सोल लाइट से आई हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है, क्योंकि ये सोल ऐसे सोचती हैं कि जैसे हम हैं ना अच्छे, ऐसे सब लोग हैं। क्योंकि जो लोग लाइट से आए हैं, जब तक उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि आपका जो सोल स्ट्रक्चर है वो इंटायरली डिफरेंट है, और ये लोग बिल्कुल अलग ही तरह के सोल स्ट्रक्चर के साथ आए हैं, जब तक आप ये डिफरेंस नहीं समझेंगे, तब तक ना तो आप अपनी जिंदगी पीस के साथ, हैप्पीनेस के साथ जी पाएंगे, और ना ही आप सोसाइटी में वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जो कंट्रीब्यूशन के लिए आपका जन्म हुआ है। जितनी भी लाइट से आई हुई सोल होती हैं, वो ना सिर्फ खुद लर्न करती हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, उसके साथ साथ उन सभी के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उन्हें एक समाज के एक स्पेशल सेक्टर के लिए उन्हें कुछ करना होता है, कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, कुछ उनको कंट्रीब्यूट करना होता है। और वो कंट्रीब्यूशन देने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो खुद को, ये जो सोल हैं जो डार्क से आई हुई हैं, इनसे अपने आप को अलग करके अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ सके, वो कंट्रीब्यूशन दे सके जिस कंट्रीब्यूशन को देने के लिए उनका जन्म हुआ है। तो अगर हम सोल स्ट्रक्चर अगर हम देखें, तो जो डार्क से आई वाली सोल है अगर आप देखेंगे, वो अंदर से पूरा डार्क है, लेकिन उनमें थोड़ी सी लाइट होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी लाइट नहीं है, थोड़ी सी लाइट होती है। और वहीं जो वाइट के लोग हैं उनमें पूरा वाइट होता है, पर उसके अंदर भी थोड़ा शेड होता है, तो ब्लैक शेड होता है। तो यानी कि इनके अंदर सारी डार्क शेड्स होते हैं, यानी कि अपने खुद के सेल्फिश मोटिव के लिए ये किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं, किसी भी हद तक दूसरे को दर्द दे सकते हैं। और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रिश्ते में इनकी खुद के बच्चे हैं, आप रिश्ते में इनकी खुद की मदर है, फादर है, खुद के मतलब कोई भी ब्लड रिलेशनशिप, सिबलिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने सेल्फिश मोटिव के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और गिराते हैं दूसरों को झूठ बोल करके, झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा, नंबर वन के ये लोग झूठे लोग होते हैं, झूठ बोलते हैं। और इनकी सुपर पावर होती है मैनिपुलेशन करना, उसके तो ये मास्टर होते हैं। यानी सिचुएशन को यानी कि सिचुएशन को कैसे तोड़ मोड़ करके इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे कि सामने वाले को लगेगा कि मतलब जो लाइट के लोग होते हैं जब इनके साथ रहते हैं, हर मौके पे उन्हें ये लगता रहता है अच्छा मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। इनके अंदर ये सब डार्क क्वालिटीज होती हैं, लेकिन थोड़ी लाइट होती है, यानी कि कभी कभी इनको महसूस भी होता है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है, और इससे सामने वाले को कितना पेन हुआ है। लेकिन वो जो छोटा सा होता है ना, वो एक इलास्टिक, जैसे आप इलास्टिसिटी होती है ना, उसको आप खींचो उसके बाद फिर वापस वो वहीं पर आ जाती है। ठीक इसी तरह से इनका जो रियलाइजेशन होता है कि इन्होंने दूसरों के साथ गलत किया, एक इलास्टिसिटी की तरह ही होता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए इनको फील होता है, लेकिन बाद में फिर ये वही हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से जो लाइट के लोग होते हैं उनके अंदर भी जेलसी होती है, उनके अंदर भी सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, उनके अंदर भी सारी नेगेटिव क्वालिटी होती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होती है, थोड़े अमाउंट में होती है। उस चीज के लिए वो लोग मेहनत करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं,
अपनी उन सारी बैड हैबिट्स को ठीक करते हैं, और उनका इंटेंशन कभी भी ये नहीं होता कि किसी अच्छे इंसान को नुकसान पहुंचाएं। जो लोग डार्क के होते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत इनोसेंट है, बहुत प्योर है, उसके बावजूद भी वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उसके बावजूद भी वो उसको बहुत ज़्यादा हर तरह से डैमेज करते हैं। ठीक इसी तरह से लाइट के जो लोग होते हैं वो सहन करते जाते हैं, सहन करते जाते हैं, यही सोचकर ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है। मतलब डार्क के लोग जिस भी रिश्ते के आए, जो ये वाइट के लोग हैं उनके बैड बिहेवियर को बर्दाश्त करे जाते हैं, बर्दाश्त करे जाते हैं, अनटिल अनलेस कोई चीज बहुत एक्सट्रीम में जब पहुंचती है, तब जाकर के वो अपने आप को इन लोगों से अलग करते हैं, डिटैच करते हैं। तो अगर हम आज के टाइम में इस दुनिया में अगर हम देखें डार्क को या लाइट के लोगों को, तो ऐसा नहीं है कि शक्ल से देख के पता चल जाएगा। बाहर से देखने में सब एक जैसे लगते हैं। डार्क और लाइट के लोग साइज शेप सब चीज में, बाहर से तो हर चीज में बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल एक जैसे है। ऐसा नहीं है कि कोई डार्क से है तो उसके सर पे सींग लगे होंगे, और जो लाइट से आए हुए हैं उनके पंख लगे होंगे, उनके विंग्स होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। बाहर से एक नार्सिसिस्टिक मैन या नार्सिसिस्टिक वुमेन बिल्कुल वैसे ही दिखती है जैसे एक एम्पैथेटिक मैन, एक एम्पैथेटिक वुमेन दिखती है। हर एम्पैथेटिक जो भी लोग होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल इंट्यूशन का सेंस होता है, जिससे वो ये पता कर लेते हैं कि भाई कौन सही है कौन गलत है। लेकिन नार्सिसिस्टिक लोग ऐसे होते हैं कि वो उस इंट्यूशन को भी फेल कर देते हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, क्योंकि वो डार्क के हैं लेकिन बहुत है तो मतलब भगवान की उसी शक्ति से आए ना जो बहुत पावरफुल है, तो पावरफुल बहुत होते हैं लेकिन नेगेटिव साइड में। तो इतने पावरफुली वो कॉपी कर लेते हैं एम्पैथेटिक इंडिविजुअल्स की क्वालिटी को कि सामने वाले का जो दिमाग है ना वो फिर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये डार्क से बिलोंग करते हैं। क्या कोई तरीका है जिससे हम इनको पहचान पाए? कोई पैरामीटर है? तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है एक्सेप्ट टाइम। आज मैं आपको बहुत फैक्ट बता रही हूँ, अगर सच और झूठ की लड़ाई चल रही है ना, तो शॉर्ट टर्म में हमेशा झूठ जीतता है। झूठ इतना अट्रैक्टिव होता है, शॉर्ट टर्म पे हमेशा झूठ जीत जाता है। और जो सत्य की जीत होती है, जो ट्रुथ होता है ना, उसमें वक्त लगता है, टाइम लगता है। वक्त के अलावा कोई जरिया नहीं है, कोई तरीका नहीं है। उसके पीछे का रीजन क्यों है? क्योंकि जो टॉक्स नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं वो एक साइकिल को रिपीट करते हैं, जिसमें सबसे पहले लव बॉम्बिंग होती है, फिर वो डी वैल्यू करते हैं, आपको डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर आपके पीछे पड़ते हैं, उसको होवरिंग कहते हैं, कि वापस आपको अपनी लाइफ में खींचना चाहते हैं। खींच लेंगे, आप चले जाओगे उनकी लाइफ में वापस, उसके बाद फिर से आपको डी वैल्यू करना शुरू कर देंगे, फिर से आपको डिस्कार्ड कर देंगे, फिर से आपको अपनी लाइफ में खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, और बेचारे लाइट के लोग, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है ये मेरे साथ। जब ये साइकिल बहुत बार रिपीट होती है तब जाकर उनको फिर ये वक्त के साथ ही क्लैरिटी आती है, और उन्हें पता चलता है कि अरे भाई ये लोग तो बहुत ही ज्यादा अलग ही किस्म के लोग हैं, ये मेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं है। ये टॉक्सिक नेचर उनको बहुत साल बाद समझ में आता है, और तब जाकर के वो स्टेप लेते हैं। तो कुछ लोगों को तो कई साल बाद समझ में आता है, और कुछ लोगों को कई जन्म लगते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि आज के टाइम में लोग 10 साल बाद, 15 साल बाद टॉक्सिक मैरिज से बाहर निकल कर आए, तो लग रहा है अच्छा निकल कर आ गए 10-15 साल में। नहीं, इनके बहुत सारे ऐसे जन्म हुए हैं, इस जन्म में आकर के फ्री हो पाए हैं। हम लोग पैटर्न रिपीट करते हैं, यानी कि हमें जो ट्रॉमा हुआ है, अगर हमने उस ट्रॉमा को, अपनी एनर्जी फील्ड जो है हमारी पूरी, अगर हमने उस ट्रॉमा को क्लियर नहीं किया, वो पास्ट लाइफ का ट्रॉमा हो, प्रेजेंट लाइफ का ट्रॉमा हो, अगर हमने उस ट्रॉमा को क्लियर नहीं करा, तो हम दोबारा से वैसे वैसे लोगों को अपनी लाइफ में खींचते रहते हैं, आते रहते हैं उसी टाइप के लोग। तो मैं पिछले 6 सालों से लोगों की ये प्रॉब्लम सुन रही हूँ। जो लोग लाइट के लोग हैं वो मेरे पास आते हैं थेरेपी लेने के लिए। तो अलग अलग तरह का फैमिली स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और स्पेशली वुमेन्स तो मेरे पास बहुत ज़्यादा आती हैं जो लाइट से आई हुई हैं और जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान है। स्पेशली
ये जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है, पर्टिकुलर इस तरह का जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है, वो एक वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए और उसके बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए। जहाँ पर ये, इसे हम कहेंगे डार्क फैमिली, जहाँ पर ग्रैंडफादर भी डार्क से आए हुए हैं, ग्रैंड मदर भी डार्क से आई हुई हैं, हस्बैंड भी डार्क से हैं। यानी कि एक ऐसी फैमिली स्ट्रक्चर जहाँ पर एक वुमेन के इन लॉज और हस्बैंड तीनों ही डार्क से आए हुए हैं। तो डार्क से आए हुए मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं, ये नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, ये सोशियोपैथ हो सकते हैं, ये साइकोपैथ हो सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के वेरी टॉक्सिक पीपल। तो इस तरह की फैमिली स्ट्रक्चर में ये जो वुमेन है और इसके जो बच्चे हैं, इन तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये डेंजरस सिचुएशन है, इनकी मेंटल हेल्थ के लिए, इनकी इमोशनल हेल्थ के लिए, इनकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, हर तरह से। तो इस तरह की फैमिली से आपको निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो आप कभी भी पीसफुली नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग तरह के फैमिली के स्ट्रक्चर्स होते हैं डार्क फैमिली से। लेकिन अगर एक भी फैमिली में अगर एक भी पर्सन है जो डार्क से आया हुआ है, उसकी वजह से पूरी फैमिली सफर करती है। अगर एक भी सोल ऐसी है जो डार्क साइड से आई हुई है, किसी किसी की फैमिली में ऐसा होता है कि किसी के फादर डार्क से हैं, मदर लाइट से हैं। किसी किसी की फैमिली में ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर मदर डार्क से है, फादर लाइट से हैं। और किसी किसी की फैमिली में ऐसी सिचुएशन है जहां पर मदर और फादर दोनों ही डार्क से हैं, और बाई चांस सिबलिंग जो है वो भी डार्क से है। हालांकि बच्चों में जो डार्कनेस होती है वो बचपन में नहीं दिखाई देती। अगर कोई बच्चा है जो डार्क से आया हुआ है तो वो बचपन में नहीं दिखाई देगा, बचपन में दिखेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होगा तब वो पूरी तरह से जो डार्क की क्वालिटीज हैं पूरी फुल अपने पोटेंशियल में वो लोग दिखाते हैं। अब ये वाली जो सिचुएशन है ये भी बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है किसी भी उस बच्चे के लिए जो लाइट से आए हुए हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखे, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि अरे इसका चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक था, तो कोई बात नहीं। हम कई बार जो डार्क के जो बच्चे हो, जो डार्क साइड के जो होते हैं ना, वो कई बार आपको बहुत सैड स्टोरी से सुनाएंगे। बचपन में मेरी मम्मी ने ऐसे किया, मेरे पापा ने ऐसे किया, इस वजह से मैं ऐसा हूँ, इस वजह से मैं ऐसे करता हूँ। लेकिन मैंने पर्सनली ये चीज़ ऑब्जर्व करी है, मैंने अपने आप भी देखा है। ऐसे मैंने बहुत सारी फैमिलीज देखी हैं जहाँ पर मदर और फादर दोनों डार्क से हैं, ठीक है, दोनों ही टॉक्सिक हैं। उनके दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को अब्यूज करा है उन्होंने बचपन में। लेकिन उनमें से जो एक बच्चा है वो बड़े होकर के भी इम्पैथेटिक है, काइंड है, कंपैशन है उसके अंदर, जबकि दूसरा जो बच्चा है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा ही बन गया। क्यों? क्योंकि उसका अंदर कोर एलिमेंट वही सेम डार्क वाला था, तो वो बन गया नार्सिसिस्ट। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपके साथ बुरा हुआ है तो आप भी दूसरों के साथ बुरा करोगे, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मुझे अपने हॉस्टल की एक बात याद आती है। जब हम हॉस्टल में थे तो फर्स्ट ईयर में हमारी बड़ी रैगिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा रैगिंग होती थी। तो हम लोग कई बार बहुत रोते थे अपने कमरे में बंद होकर के, यार ये लोग कितना परेशान करते हैं। तो उनमें से हम में से कुछ लड़कियां थी, हम लोग बोलते थे कि जब हम सीनियर बनेंगे ना, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे अपने जूनियर्स के साथ। हम उनको डिसिप्लिन तो रखेंगे लेकिन ऐसा इतना बुरा बिहेवियर बिल्कुल नहीं करेंगे। वहीं दो ग्रुप था जिनमें से एक ग्रुप कहता था कि नहीं हम करेंगे, लेकिन इसके पीछे हमारा इंटेंशन ये है कि अ, थोड़ा डिसिप्लिन आना चाहिए। तो उनकी बात थोड़ी समझ में आती थी। लेकिन एक ग्रुप था वो कहते थे हम सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे साथ ऐसा करा है, सिर्फ हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे साथ किया, हमें हमें डिसिप्लिन से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने हमारे साथ किया है, इस चीज का बदला हम निकालेंगे हमारे जूनियर्स के साथ। ना ये डार्क का ट्रेट है। आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका बदला इनोसेंट लोगों से लोगे, उन लोगों से लोगे जिन्होंने आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया, आपको हमेशा बल्कि प्यार ही दिया है। जिन लोगों ने आपको प्यार दिया उन्हीं के साथ ये इतना बुरा करते हैं। ये डार्क के लोगों की खासियत होती है। जो लोग इनको हेल्प करते हैं, जो लोग इनको प्यार करते हैं, जो लोग इनके प्रोवाइडर होते हैं, ये उन्हीं के अगेंस्ट जा करके पूरा ड्रामा करते हैं, उन्हीं की जिंदगी बर्बाद करते हैं। तो मुझे याद है कि एक बार मेरी कोचिंग में बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी फैमिली में कोई डार्क्स है, कोई मदर है, कोई फादर है। तो मुझे याद है एक बार कोचिंग में एक लेडी थी, तो वो बहुत इमोशनल हो गई और उसने कहा कि मैं जब भी किसी मदर को देखती हूँ ना, वो अपने बच्चे को हक कर रही है, तो मुझे ना बहुत
मैं इस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ कि मेरी नार्सिसिस्टिक मदर ने कभी मुझे वो लव अफेक्शन नहीं दिया। क्योंकि मान के चलिए, अगर आप एक ऐसी फैमिली में आ गए ना, स्पेशली जहाँ पे मदर फादर दोनों डार्क से हैं, दोनों नार्सिसिस्टिक फैमिली से, दोनों नार्सिसिस्ट हैं, तो वो बच्चा समझ लो एक अनाथ आश्रम में पैदा हुआ है। जैसे अनाथ आश्रम में होता है ना, खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, घूमना फिरना मिलेगा, मतलब ऊपर वाली चीजें, वो सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन जो लाइट से आए होते हैं ना, वो क्रेव कर रहे होते हैं लव को, केयर को, कंपैशन को। वो सब नहीं मिलता उन बच्चों को। तो वो चीज बहुत अपने अंदर मिस करते हैं। तो ऐसे बच्चे जो कुछ भी अपनी जिंदगी में बनते हैं, अपने बलबूते बनते हैं, उनमें उनके पेरेंट्स का कोई योगदान नहीं होता है। जैसे लाइट के पेरेंट्स होते हैं ना, जो लाइट से आए हैं, ऐसे मम्मी पापा जो होते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से, मतलब बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छी शिक्षा देना, अच्छी तरह से प्यार वो अफेक्शन देना, राइट वैल्यूज सिखाना, इस तरह से उस अपने बच्चे को बड़ा करते हैं। लेकिन जो डार्क के पेरेंट्स होते हैं, वो इन सब चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। वो अपने बच्चे को सिर्फ फैमिली में जो ड्रामे करने होते हैं ना, उसके लिए यूज़ करते हैं उसको एज ए टॉय। वो बच्चे को धीरे धीरे समझ में आता है। तो जो लोग लाइट से आए हैं, उनको कभी भी अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि क्योंकि उनके फादर हो सकता है डार्क से हो, उनकी मदर हो सकता है डार्क से हो, उसका कोई सिबलिंग हो डार्क से हो। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि फैमिली मतलब जो ब्लड रिलेशनशिप है वही हमारी फैमिली होती है। नहीं, लाइट के लोगों को, अपने लाइट के लोगों को ही ढूंढना है, उनके साथ ही मिलकर अपनी फैमिली को, जैसे हम कहते हैं सोलमेट फैमिली, अपनी फैमिली बनानी है। तो हो सकता है आपकी मदर जो है, वो आपको अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता हो कि मेरी मदर वैसी नहीं है जैसी मैं हूँ, मुझे वो लव अफेक्शन नहीं मिला। लेकिन हो सकता है आपको वो जो लाइट की जो मदर है, वो मदरली लव आपको कोई किसी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से मिल सकता है। हो सकता है कोई एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, वो आपकी बुआ हो, आपकी मामी हो, आपकी चाची हो, या आपकी कोई पड़ोस में हो, या कोई भी नोन पर्सन, कोई एक ऐसी लेडी जो बहुत मदरली हो, लाइट से जो बिलोंग करती हो, वो आपको मदरली लव दे सकती है। और आपको उससे इंस्टेंट कनेक्शन फील होगा, वो मदरली कनेक्शन आपको फील होगा। ठीक इसी तरह से लाइट से आए हुए लोग हैं, कोई आपके चाचा बन सकते हैं, कोई आपके ताऊ जी बन सकते हैं, कोई आपके फादरली आपको लव दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको देख करके भी आपको लगता है कि आप उन बच्चों को प्यार दें, मतलब वो लाइट के जैसे इतने अच्छे इनोसेंट वैसे लगते हैं। तो फैमिली, एक जो सोल फैमिली है ना, ये क्रिएट की जाती है। अपने लोगों को पहचान करके उनको अपनी फैमिली आपको मानना पड़ता है। तो अपने मन को आप मन में वो दुख ना रखें कि क्यों हमारी लाइफ में वो रिलेशनशिप जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। क्यों मेरी लाइफ में मेरे मम्मी पापा वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए थे। क्योंकि बच्चे को धीरे धीरे समझ में आता है कि ये तो बहुत ही हर्टफुल बिहेवियर करते हैं। तो जितनी भी लाइट बीइंग्स हैं, उनको ये लेसन लर्न करना है। उनको ये लर्न करना है कि वो हर सोल को देख करके ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि भाई ये सोल डार्क से आई है या लाइट से आई है। और अगर डार्क से आई है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करना। क्यों डिस्टेंस मेंटेन करनी है? अगर आप अपनी डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो आपकी इमोशनल वेलबींग अफेक्ट करेगी। सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि घर के जो इनोसेंट बच्चे हैं उनकी भी इमोशनल हेल्थ बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है। जब तक, जिस जन्म तक आप ये लेसन नहीं लर्न करेंगे, कौन सा लेसन? डार्क जो भी सोल्स हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, उनसे अलग हो जाना, पहचान करके उनको। जब तक आप ये लाइफ लेसन लर्न नहीं करेंगे, आप बार बार इन सोल्स के साथ जन्म लेंगे। एक बहुत बड़ा रीजन है रीबर्थ का और सफरिंग का, और वो है आपकी रिलेशनशिप उन सोल्स के साथ जो डार्क से आई हुई है। पुनरपि जन्नम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारे। यानी कि आप बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार माँ के गर्भ में आएंगे। तो यहाँ पर एक सोल भगवान से प्रे कर रही है कि हे भगवान, मुझे किसी तरह से आप इस सफरिंग से बाहर निकाल दो। लेकिन भगवान भी उसी की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। तो जब तक आप अवेयर नहीं होंगे इस बारे में, तब तक आपको हेल्प नहीं मिलेगी भगवान से। तो थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाएं, थोड़ी अपनी आंखें खोलें, बुक्स रीड करें, और इन डार्क सोल्स के बारे में
स्टडी करें। तो मैं उन सभी मदर्स के लिए यही कहना चाहूँगी कि आपके लिए बहुत बड़ा एक ये लाइफ लेसन है, और आपका आपकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, लेकिन अगर आपने स्ट्रगल को क्लियर कर लिया तो आप अपने लाइफ लेसन में अपग्रेड हो जाएंगे। हमारी जो कहते हैं ना, हमारी स्पिरिचुअल क्लासेस होती हैं, आप नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे अगर आपने अपने आप को इन डार्क सोल से खुद को अलग करके अपने लाइफ पर्पस पे आप अगर काम करते हैं। वहीं जो बच्चे उस फैमिली में जन्म लेते हैं जहाँ पे डार्क और लाइट सोल मिक्स होती है, इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा टेस्ट होता है ये, कि वो समझ पाएं कि कौन सही है और कौन गलत। बहुत सारी ऐसी सोल्स जो लाइट से आई हुई हैं, कई बार हमें दिखने में थोड़ी, कई बार ऐसा होता है थोड़ी टॉक्सिक लगती हैं, उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो लाइट की कोई सोल है, अगर उनको डार्क से आई हुई यानी नार्सिसिस्ट लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, तो उसकी वजह से कुछ टाइम बीइंग के लिए उनके अंदर बहुत एंगर आ जाता है, बहुत एग्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। तो कई बार वो जो लोग होते हैं ना, लाइट के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं मैं तो नार्सिसिस्ट नहीं हूँ, मैं तो डार्क से नहीं हूँ। लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट है, अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि मैं तो नार्सिसिस्ट नहीं हूँ, फर्स्ट एक चीज़ है कि वो नार्सिसिस्ट नहीं है। क्योंकि जो लोग डार्क के लोग होते हैं उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन की बिल्कुल भी कैपेबिलिटी नहीं होती, और ना ही वो किसी थेरेपी के लिए जाते हैं, और ना ही कभी वो सुधरते हैं। तो आप वेट ना करें, इंतज़ार ना करें। आपका लाइफ लेसन उनको सुधारना नहीं है, आपका लाइफ लेसन है अपने आप को हील करना। जितना वुंड वो ऑलरेडी दे चुके हैं, जितना ट्रॉमा वो आपको कर चुके हैं, जितना बैक स्टेबिंग वो आपको कर चुके हैं, अपने आप को हील करना, ये आपका लाइफ लेसन है। और इन लोगों से बचकर रहना, इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, ताकि आप अपना काम आराम से कर सकें, इस लाइफ को पीसफुली, हैप्पीली, लव के साथ आप अच्छे से जी सकें, और अपनी सोल फैमिली के साथ मिल सके। तो आज के एपिसोड के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर करें कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के साथ शेयर करने से उसकी हेल्प हो सकती है, तो ज़रूर शेयर करिएगा। टेक केयर एवरीवन। नमस्ते।